क्या है आपका फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो आपका सेकंड सिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस पर ए मीटर का चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 म्यू आई नॉट आई अपन 4 पाई ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होगा आपका म्यू नॉट आई एन बटे 2 आर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए कि धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो कैसा उत्पन्न होगा, तो वो आपका उत्पन्न होगा, याद रखिएगा, कुंडली के समतल के लंबवत, यानी कि कुंडली के समतल के लंबवत उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सीधे चालक से धारा बहने के कारण इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो होगा आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। किसके अनुपात? आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 6 नंबर में देखिए क्या है कि विद्युत धारा व्यक्त करने के लिए वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो वो होगा आपका, देखिएगा, उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जो होती है वो कैसी होगी, तो याद रखिएगा बहुत कम होगी। कैसी होगी? बहुत कम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वो होगी आपका ऋणात्मक। कैसी होगी? तो ऋणात्मक होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त कौन सा पदार्थ होगा? तो सबसे प्रयुक्त पदार्थ जो होगा, आप पढ़ रहे हैं कि नर्म लोहा का प्रयोग जो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता बहुत होगी, महत्तम होगी? तो उसकी जो है याद रखेगा, आपका जो है लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है मात्रक क्या होगा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि तांबा क्या है? तांबा क्या है? तो याद रखिए, तांबा जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा, 7 नंबर में, लोहा का परमाणु है। तो लोहा का जो परमाणु है वो लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से देखिएगा, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, विस्वत रेखा पर चुंबकीय सुई कैसा होगा? तो विस्वत रेखा पर चुंबकीय रेखा जो है वो रेखा जो है चुंबकीय सुई जो होगा वो क्षैतिज स्थिति में होगी। कैसी स्थिति में होगी? क्षैतिज स्थिति में होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें 4 ऑप्शन हम डायरेक्ट दे दिए हैं। 4 ऑप्शन में याद रखेगा, इसका जो ऑप्शन ए नंबर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि डेल अल्फा लेमडा इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको, BV/BH होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए, 4 में भी आपको हम ऑप्शन सिर्फ दिए हुए हैं, तो इसमें भी याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि बी इक्वल टू √BH² प्लस BB² बाहर में रहेगा। चलिए क्वेश्चन अगला बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5, समदिक्पाती रेखाएं होती है, तो वो हो जाएगा आपका समान दिक्पात वाले स्थान को मिलाती है। बात से स्पष्ट है, समदिक्पाती रेखाएं तो समान दिक्पात वाले स्थान को मिलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि समबल रेखाएं हैं, तो समबल रेखाएं जो होगी वो होगी आपकी समान क्षैतिज तीव्रता वाले स्थानों को मिलाती है। समान क्षैतिज तीव्रता वाले स्थानों को मिलाते हैं कौन? समबल रेखाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ज्यों चुंबकीय विस्वत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाया जाता है त्यों नमन कोण का मान क्या होता है? तो नमन कोण का मान बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में किस स्थान पर नमन कोण का मान 0 होगा? किस स्थान पर नमन कोण का मान 0 होगा? तो चुंबकीय विस्वत रेखा पर नमन कोण का मान 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए, 9 में क्या है, किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्व अवयव क्रमशः BH और BV है तथा उस स्थान पर नमन डेल्टा है, तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ध्यान रखिएगा, B और C जो है दोनों होगा, यानी कि डेल V इक्वल टू BH tan लेमडा और BV इक्वल टू sin लेमडा दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कोण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका दिक्पात। क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत तल में नमन सुई रहती है, तो नमन सुई जो रहती है
वो आपकी रहती है वो आपकी रहती है डी नंबर, यानी कि उद्दर्ग रहती है। क्या रहती है? तो उद्दर्ग रहती है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? तो इस विषुवत रेखा पर चुंबकीय का नमन कोण का जो मान होता है वो याद रखिएगा आपका जो है 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? तो 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्थान पर नमन तथा पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्रमशः 60 डिग्री और 4×10⁻⁻5 टेस्ला है, तो उस स्थान पर क्षेत्र का उद्दर्ग घटक कितना होगा? तो उसका जो घटक होगा याद रखिएगा, आंसर जो आएगा उसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4√3×10⁻5 टेस्ला होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से द्वितीयक कुंडली में धारा क्या होगा? प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से द्वितीयक कुंडली में क्या होगा? 1 मिनट रुक जाएगा दोस्तों, चलिए देखिएगा फिर से क्या क्वेश्चन है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से द्वितीयक कुंडली में धारा क्या होगा? तो उसका जो धारा होगा वो हो जाएगा इसका क्षणिक और उल्टी दिशा में। क्या? क्षणिक और उल्टी दिशा में। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कुंडली में धारा बंद करने से द्वितीय कुंडली में धारा क्या होगा? तो उसमें जो है क्षणिक और सीधा रेखा में सीधा दिशा में जाएगा, क्षणिक और सीधा दिशा में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, प्रेरण कुंडली का उपयोग, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरण कुंडली का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एक्सरे के नलियों को चलाने में। कौन सा? एक्सरे के नलियों को चलाने में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज का नियम जो संबंध है वो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। देखिए हम थोड़ा फास्ट करें क्योंकि आपको एग्जाम को बहुत कम टाइम है, जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरण कुंडली जो है वो क्या है? तो प्रेरण कुंडली जो है वो है आपका निम्न धारा पर उच्च वोल्टता। क्या है? निम्न धारा पर उच्च वोल्टता। अगला है प्रेरण कुंडली प्रेरण कुंडली क्या है? तो प्रेरण कुंडली जो है आपका उच्च वोल्टता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, दो एक समसमाक्षीय वृत्तीय लूप से धारा प्रवाहित करते हैं, यदि लूप एक दूसरे के समीप आ जाए तो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो वो जो होगा आपका प्रत्येक में से धारा घटने लगेगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक से धारा घटने लगेगा। अगला है एक आवेशित कण विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में से गति में है, तो यह बल रेखा क्या होगा? तो यह बल रेखा जो है 8 का बी हो जाएगा, यानी कि बल रेखा के समांतर गतिशील होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए, कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है, यदि इस कुंडली से 2 एम्पीयर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो याद रखिएगा इसका जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 0.01 वेबर होगा। अगला बात किया जाए दोस्तों कि उपापचयी ट्रांसफर में क्या होता है? तो उपापचयी ट्रांसफर में जो है NS यानी कि साउथ पोल जो होता है नॉर्थ पोल से ज़्यादा होता है, साउथ पोल जो होता है नॉर्थ पोल से कम होता है मान। अगला है प्रत्यावर्ती धारा को मापा जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को वो तप्त तार एमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, चोक कुंडली का व्यवहार किया जाता है, तो चोक कुंडली का जो व्यवहार किया जाता है वो प्रत्यावर्ती धारा में धारा को घटाने के लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को घटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, 5 का जो है, हाँ ठीक है, धारा को घटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की माप 5.5 एम्पियर, अधिकतम मान क्या होगा? 5.5 है तो मैक्सिमम मान कितना होगा? तो 6 का आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर में, तप्त तार एमीटर में विक्षेप होता है, तप्त तार एमीटर में विक्षेप होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या तप्त तार एमीटर में मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? तो 8 का मापता है वो मूल औसत वर्ग धारा। क्या मापता है? मूल औसत वर्ग धारा। अगला की बात किया जाए दोस्तों क्वेश्चन में 9, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मूल माध्य धारा का मान का अनुपात कितना होता है? तो वो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ √2। कितना होता है? √2, यानी कि 2:1 कह सकते हैं, √2:1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की फिर से बात किया जाए, क्या है 1 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आप सभी आदमी जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण में
क्या होता है? तो अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। कौन सा? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 5 में देख कहते हैं निम्नलिखित में असत्य कथन को चिन्हित करिए। तो असत्य कथन जो है आपका 5 का बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में कभी भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए, क्या 6 नंबर में कि जब वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो कौन बनाता है? तो वो बनाता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये सब जो भी होता है इसका सब ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण का सब क्या होता है? धनात्मक में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए। 7 में क्या है? प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयताकार पत्ती की समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। क्वेश्चन समझिए फिर से। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, तो कहाँ नहीं होगी? तो वो नहीं होगी यहाँ पे देखिए, आयताकार पट्टिका की समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने में जो है विचलित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए। 8 में क्या है? यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के बीच का दूरी 4 फोकस है, 4 एफ है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? तो उसका प्रतिबिंब का जो आवर्धन हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रकाश किरण बियर माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपका बियर माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो लंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का किरण को क्या कहते हैं? तो वो घने माध्यम से बियर माध्यम की ओर जाना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, पतले प्रिज्म में क्या होता है? तो पतले प्रिज्म में होता है लेमडा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एम्पियर ए। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों 4 नंबर में कि म्यू बराबर साइन सी होगा या म्यू बराबर 1/sin सी होगा। इस तरह से ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा म्यू बराबर 1/sin सी। अगला क्वेश्चन है, हीरा का टुकड़ा विशेष चमत्कार होता है क्योंकि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, प्रिज्म के विचलन का कौन सबसे अधिक कौन सा रंग का होता है? तो बैगनी का होता है। अगला है, रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के कौन से? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जल और कांच का अपवर्तनांक क्रम से इतना है, 4/3 और 3/2 है, तो जल का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा क्या होगा? तो 8/9। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा 8 से गुना कर दीजिएगा और बट्टा में कर दीजिएगा, यानी कि बायां से जो शुरू करिएगा ऊपर आएगा, ऊपर वाला ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तब जो है लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो 4f हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो उसकी क्षमता जो है घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? तो इसकी जो क्षमता है वो हो जाएगा आपका +5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस जिसका माइक्रोन का वैल्यू दिया 1.5 म्यू, जिसकी फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा आपका अनंत होगी, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं, बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस नहीं दिखाई देता, तो लेंस का अपवर्तनांक कितना होगा? तो लेंस का जो अपवर्तनांक होगा 1.6 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पतले लेंस संपर्क में है, इसके बाद उन्हें अलग कर समकक्षी रूप से रखा जाता है तो संयोग की क्षमता क्या होगी? तो संयोग की जो क्षमता होगी वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों को उत्तल लेंस बनाया गया है तो किसी वस्तु इसमें क्या होगा? तो इसका जो वस्तु होगा वो होगा 2 प्रतिबिंबों को बनाया, क्या करेगा? 2 प्रतिबिंबों को बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कांच का एक उत्तल लेंस एक माध्यम में है जिसमें वह कांच के समतल प्लेट के जैसा कार्य करता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? 8 का। तो 8 का जो हो जाएगा वो कांच के अपवर्तनांक के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 9 में 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 लेंस को संपर्क में है तो इनके संयोजन से संयोजन क्षमता कितना होगा? तो इसका जो क्षमता होगा वो होगा आपका बी नंबर 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि एक द्वितल लेंस की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 3/2 और अब पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी में लेंस की फोकस दूरी कितना होगी? तो वो हो जाएगी आपका 4 गुना। कितना होगा? 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच का अवतल लेंस पानी में डुबोया जाता है तब यह कार्य करता है। कैसा कार्य करेगा? तब यह कार्य जो है कम अभिसारी जैसा करेगा, कम अभिसारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, F1 और F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, तो संयोग एक पतला लेंस जैसा कार्य करता है, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी? F1 गुना F2 बटा F1 प्लस F1 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में, तो उसका समतुल्य लेंस कितना होगा? उसका समतुल्य लेंस कितना होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 14 नंबर है कि एक उत्तल लेंस वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है। कितनी होती है? तो वो होती है 4 गुना फोकस के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर किरणों की एक पुंज किसी समतल उत्तल पतले लेंस के समतल पृष्ठ पर गिरती है और f सेंटीमीटर दूरी वाले फोकस होती है, तो यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी जो है वही रह जाएगी। क्वेश्चन सबको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। इस सब क्वेश्चन को जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, अभी आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन कैसी होगी? तो उसकी आवर्धन जो है वो आपका बढ़ जाएगी। कितना होगा? बढ़ जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो है आपका उल्टा भी बनता है और आपका इसका जो है उल्टा भी बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा और बड़ा, बी और डी दोनों हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए इलाज के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का करते हैं, यानी कि 4 का ए। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता 5D है, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी यानी कि 20 सेंटीमीटर। कितना होगी? 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृशक और नेत्रिका की क्षमता आवर्धन क्षमता क्रम से M1 M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होगा? तो M1 गुना M2 होगा। चश्मा लगाने वाले व्यक्ति अगर सूक्ष्म दर्शे में कोई प्रयोग नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा? तो वे चश्मा लगाकर अथवा अलग करके प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, एक आदमी अपने चश्मा के लेंस को घुमाता है और पाता है कि समायोजन नष्ट हो गया। यह बताता है कि वह आदमी क्या होगा? तो अबिंदुतः बीमारी से पीड़ित होगा। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस आवर्धन के जैसा कार्य करता है तो कर सकता है कब? तो वो कर सकता है O वस्तु लेंस और F के बीच होगा, यानी कि O और F के बीच स्थित होगा वस्तु। नेक्स्ट है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो उसकी लेंस की क्षमता जो होगी वो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लस में 10। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो वो होगा आपका आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अगर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है हम लोग अबिंदुता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से हम आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, ये आप कर लेते हैं तो आपका लगभग में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और